प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके बीच में एक अति विशिष्ट महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के योग को लेकर के चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं। इन 12 भाव में हर भाव से किसी न किसी विषय वस्तु का विचार किया जाता है। क्योंकि आज मेरा टॉपिक है संतान प्राप्ति के योग को लेकर के, तो इस संतान प्राप्ति के लिए, संतान योग के लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। संतान होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी, तो इसके लिए हम लग्न कुंडली के और चंद्र कुंडली के दोनों के पंचम भाव को देखेंगे। यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी पंचमेश जन्म कुंडली में पंचम भाव में ही स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ज्यादा अच्छी बात है। पंचम भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में स्थित हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, अगर उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आदि नहीं है तो। या कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव पे नहीं है तो पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव में हो, तब भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जन्म कुंडली में पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ प्रभाव में हो, तो ये सोने में सुहागे जैसा काम करेगा। संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी जो है बलवान होने चाहिए, केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए, यह अति उत्तम होगा। तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। किंतु मान लीजिए कि कदाचित पंचम भाव का स्वामी पंचमेश पंचम भाव में स्थित नहीं है, तो पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव में हो तो संतान के योग बनेंगे। कुंडली के एकादश भाव पर बैठे हुए सभी ग्रह पंचम भाव को देखेंगे। सूर्य की, चंद्र की, शुक्र की और बुध की 7वीं दृष्टि से ही यहां से देखेंगे। किंतु मंगल हो गया, देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, इनके अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं। मंगल के पास 4थी दृष्टि है, मंगल के पास 7वीं दृष्टि है, मंगल के पास 8वीं दृष्टि है। जन्म कुंडली में अगर मंगल पंचमेश है तो इस द्वितीय भाव पर अगर मंगल स्थित है तो इस द्वितीय भाव से मंगल अपनी 4थी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थित है तो मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तब भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। मंगल अगर एकादश लाभ भाव में स्थित है तो एकादश लाभ भाव में स्थित है तो निश्चित रूप से उसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर जन्म कुंडली में पंचमेश देवगुरु बृहस्पति है तो पंचमेश देवगुरु बृहस्पति तो अगर लग्न में स्थित हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम दृष्टि से जो है तो पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं तो 9वें भाव पर स्थित होकर के अपनी 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तब भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव में स्थित हैं तो एकादश लाभ भाव में स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखेंगे, तब भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव के स्वामी शनि है, पंचमेश शनि है, तो शनि अगर पंचम भाव पे स्थित हैं तो संतान प्राप्ति होगी। हो सकता है विलंब से हो, तो निश्चित रूप से संतान होगी। पर अगर पंचम भाव पर शनि नहीं है तो जन्म कुंडली के अगर 3य भाव पर शनि स्थित है तो 3य भाव में पराक्रम भाव में स्थित होकर के शनि अपनी 3री दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान होगी, विलंब से होगी पर जरूर होगी। शनि अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली के 8वें भाव पर स्थित है तो जन्म कुंडली के 8वें भाव पर अगर शनि स्थित है तो चूंकि पंचमेश का 8वें भाव में जाना ठीक नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी
शनि की जो 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो कुछ उपाय वगैरह करने के बाद जो है तो संतान के योग बन सकते हैं। और अगर शनि एकादश भाव पर स्थित हैं तब भी जो है संतान के योग बनेंगे, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो विलंब से ही सही, क्योंकि शनि विलंब कराते हैं, पर संतान होगी। हालांकि राहु और केतु की भी दृष्टि जो है गुरु के समान ही 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि है, लेकिन राहु और केतु का इस भाव पर बैठना और देखना उचित नहीं होगा। अगर इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो मनोकामना पूर्ति में संदेह उत्पन्न होगा, विलंब होगा, मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि मृत संतान पैदा हो, या तो हो सकता है एबॉर्शन हो जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि गर्भ ठहरे ही नहीं, कोई ना कोई कारण बन जाएगा। संतति नाश करते हैं, इसलिए जन्म कुंडली में राहु केतु की दृष्टि ना हो, क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि ना हो, शत्रु ग्रहों की भी दृष्टि पंचम भाव पर ना हो। तो मेरा कहने का अभिप्राय था कि पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में स्थित है, या कि पंचम भाव के स्वामी की पंचम भाव में दृष्टि है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में पंचम भाव और पंचमेश है, तो निश्चित रूप से संतान होगी और सुंदर संतान होगी। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बलवान हो और जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति भी न बैठे हों, और पंचम भाव का स्वामी भी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में न स्थित हो, नहीं तो मुश्किलें होंगी। और कदाचित अगर संतान हो भी जाए तो गर्भपात, एबॉर्शन वगैरह की समस्या रहेगी। संतान के प्रगति के मार्ग में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी, और संतान और पिता और पुत्र के संबंध भी बहुत ठीक नहीं रहेंगे। जब हम संतति प्राप्ति के लिए पुरुषों की कुंडली को देखते हैं तो हो सकता है कि पंचम भाव का स्वामी भी पंचम भाव में स्थित हो, या कि पंचम भाव में दृष्टि हो, लेकिन पुरुषों की कुंडली में पंचमेश और पंचम भाव और गुरु के अतिरिक्त शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि संतति जो प्राप्त होगी वो पुरुष के शुक्राणु से ही होगी। तो अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो निस्संदेह उसके शुक्राणुओं की क्षमता भी जो है ठीक नहीं होगी, स्पर्म में भी कमी होगी, और स्पर्म में जब संतानोत्पत्ति की स्थिति नहीं रहेगी तो संतान कैसे ठहरेगी। तो इसलिए पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र को भी देखना अनिवार्य है। और महिलाओं की कुंडली में पंचमेश को, पंचम भाव को तो देखेंगे ही, गुरु को देखेंगे ही, लेकिन पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी और गुरु के अतिरिक्त जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल को भी देखेंगे। चंद्रमा और मंगल की भी स्थिति महिलाओं की कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, बलवान होना चाहिए, क्योंकि जो उनको मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म बढ़िया आए, रेगुलर आए, मासिक धर्म बंद ना हो, कोई कमी ना हो, उसके कारक जो है चंद्रमा ही है। चंद्रमा के प्रभाव से ही जो है तो महिलाओं में मासिक धर्म घटता बढ़ता है, मंगल का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की भी स्थिति ठीक होनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, नीच ग्रहों में है, सूर्य से अस्त है, शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हैं, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है। अस्त मृत का तो एक बार चल सकता है, मृत है तो उनकी ताकत बढ़ाई जा सकती है, अस्त है तो उनका भी उपाय किया जा सकता है। अगर ग्रह जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है तो निश्चित रूप से संतान के क्षेत्र में मुश्किलें आएंगी, संतान उत्पन्न करने में निश्चित रूप से कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी। अगर जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि पंचमेश नहीं है और ये पंचम भाव को प्रभावित करते हैं, इनकी पंचम भाव पर दृष्टि है, राहु और केतु की भी अगर दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचमेश को प्रभावित करते हैं, तो निश्चित रूप से संतान उत्पन्न नहीं होगी। अगर होगी भी तो मृत उत्पन्न होगी, या कि गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए जन्म कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश और देवगुरु बृहस्पति को भी देखना अनिवार्य है, वो अच्छी कंडीशन में हो, बलवान स्थिति में हो। अगर पंचम भाव में खासतौर से 3 क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, उनकी दृष्टि है या कि बैठे हैं, तो निसंदेह संतान नहीं होगी। संतान के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसकी वंशवृद्धि वहीं पर रुक जाएगी। अतः ऐसे लोगों की संतति उत्पत्ति नहीं होती, गर्भ नहीं ठहरता। हालांकि ये बहुत विस्तृत विषय है, अगली चर्चा मैं फिर अगले विषय में करूंगा। बहुत ढेर सारा विस्तृत विषय है, एक वीडियो पर यह सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।